जब हम यहां पे आज बाबा साहब की इस पावन जयंती कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, याद रखना इतिहास की घटनाएं अपने आप में एक सबक भी होती है। और जो चर्चा यहां पे ब्रजलाल जी ने की थी, जो बात उन्होंने यहां पे बाबा साहब के बारे में और जोगिंद्रनाथ मंडल के बारे में कही, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपनी महानता के कारण, राष्ट्रभक्ति के नाते आदि से अंत तक मैं भारतीय हूं इस संकल्प का उद्घोष करने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, जिन्होंने अपमान सहा लेकिन भारत को कभी अपमानित नहीं होने दिया। उन्होंने सामाजिक रूप से अपमान सहा होगा, लेकिन भारत को कभी अपमानित नहीं होने दिया। ये उनकी महानता थी, जिसके कारण स्वतंत्र भारत उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। और ज्ञापित करने के कारण ही आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे देश के अंदर मनाई जा रही है, भव्यता के साथ, सम्मानजनक ढंग के साथ। आपने देखा होगा कल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जहां जहां प्रतिमाएं लगी हैं, जहां जहां पार्क हैं, जनप्रतिनिधिगण, सांसद, विधायक, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सीनियर अधिकारीगण उन पार्कों की सफाई में लगे हुए थे, मूर्तियों की सफाई में लगे हुए थे। और आज पुष्पांजलि कार्यक्रम के साथ पूरा प्रदेश जुड़ा हुआ है, पूरा देश जुड़ा हुआ है। यह है कृतज्ञता ज्ञापित करने का सबक, यह है कृतज्ञता ज्ञापित करने का परिणाम। देश के अंदर बाबा साहब की पूजा हो रही है, लेकिन मैं कहता हूं इनमें से एक भी व्यक्ति नहीं बता सकता कि जोगिंद्रनाथ मंडल कब पैदा हुए और कब उनकी मृत्यु हुई और कहां हुई। मुझे लगता है ब्रजलाल जी जैसे कुछ पढ़े लिखे लोगों को छोड़ दें तो स्वाभाविक रूप से कोई नहीं, क्योंकि वो तो इतिहास के सबक के बारे में उन्होंने लिखा भी, इसके बारे में। इतिहास की गलतियां हमें माफ नहीं करती है। और याद रखना, कोई भी ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जो समाज को कमजोर करता हो, देश को कमजोर करता हो, क्योंकि हम सबका अस्तित्व तभी है जब देश है। देश को कमजोर करने वाली ताकतें काम कर रही हैं। बाबा साहब को बहुत सारे लोगों ने लालच देने का काम किया था, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। उन्होंने एक स्पष्ट घोषणा की थी कि मैं आदि और अंत में एक भारतीय हूं, एक भारतीय के रूप में पैदा हुआ हूं और भारतीय के रूप में ही मरना पसंद करूंगा। और मुझे लगता है कि इसी को लेकर के हमें देखना होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश का सबक हम सब के लिए भी सबक होना चाहिए। मोदी जी ने उन्हें, उन दलितों को, उन वंचितों को सम्मान दिलाया। बाबा साहब के पंचतीर्थ हो या जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में पीड़ित और प्रताड़ित मानवता थी, उन्हें भारत के अंदर शरण देकर के भारत की नागरिकता प्रदान करने का काम भी किया। लोगों ने आंदोलन करने का प्रयास किया, व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया। इस कांग्रेस से समाजवादी पार्टी, बाबा साहब के जीते जीते ये लोग उन्हें अपमानित करते रहे और उनके न रहने के बाद उनके मूल्य और आदर्शों को कहीं स्थापित न होने दे, इसके लिए इन्होंने कार्य किया। बाबा साहब का स्मारक दिल्ली में नहीं बनने दिया। ये समाजवादी पार्टी कहती थी कि बाबा साहब का कहीं स्मारक बनेगा तो हम उसको तोड़ेंगे, क्या क्या घोषणाएं ये लोग करते थे। लेकिन आज बाबा साहब को सम्मान मिल रहा है। बाबा साहब के मूल्य और आदर्शों के प्रति पूरा भारत आज उन्हें सम्मानित कर रहा है और कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। हम सब बाबा साहब के मूल्यों के प्रति जागरूक हों। जो उन्होंने कहा था शिक्षित बनो, शिक्षा के प्रति जो उनका आग्रह था, शिक्षित रहेंगे तो हम लोग भटक नहीं पाएंगे। आज सरकार सुविधा दे रही, हमें उसका लाभ लेना चाहिए, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बाबा साहब के समय में तो उसका भी अभाव था। उन्होंने सामाजिक रूप से संगठित होकर के कार्य करने के लिए भी कहा। हर एक वंचित और दलित को मदद करने के लिए कहा। आर्थिक रूप से समुन्नत बनने के लिए भी उन्होंने कहा। लेकिन इसका रास्ता शिक्षा से ही आगे बढ़ता है और उस मार्ग का अनुसरण अगर हम कर सकते हैं तो निश्चित ही
आने वाली पीढ़ी को एक उज्जवल भविष्य हम दे पाएंगे। बाबा साहब की पावन जयंती है, 14 अप्रैल है, और याद करना हम लोग पहले चरण में ऐसे 14 से 15 लाख परिवारों को जोड़ने जा रहे हैं जिन लोगों के पास सभी प्रकार की सुविधाएं एक मुश्त उन्हें उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम को इसी महीने हम उसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। मान के चलिए कि हर ग्राम पंचायत में 20 से 25 ऐसे परिवार होंगे जिन्हें आज तक बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिली होंगी। वह सुविधा सरकार उपलब्ध कराएगी, डबल इंजन की सरकार उपलब्ध कराएगी। और इस सुविधा को मैं बाबा साहब की 134वीं पावन जयंती के अवसर पर बाबा साहब को ही समर्पित करना चाहता हूं। ये योजना उत्तर प्रदेश में बाबा साहब के ही नाम पे जानी जाएगी। बाबा साहब को ही समर्पित होगी, उन्हीं के नाम पे जानी जाएगी, क्योंकि देश के अंदर शैक्षिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी समुन्नत करने का जो दर्शन बाबा साहब ने दिया था, उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद पहला राज्य होगा जो अपने को जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाएगा। और उस कार्यक्रम के साथ आप सबको जुड़ने का भी मैं आह्वान करता हूं, उस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का आह्वान करता हूं। दूसरा, हम लोगों ने एक और व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री सीएम युवा उद्यमी स्कीम, जिस कार्यक्रम के अंतर्गत कोई युवा उद्यमी और खासतौर पर अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए गरीब युवा जो मार्जिन मनी भी नहीं रख सकते हैं, उन लोगों के लिए हम लोग इस स्कीम को लेकर के आए हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक 30,000 से अधिक युवाओं को बैंकों से ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है और आने वाले समय में हम इसे प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष इस सुविधा के साथ जोड़ने वाले हैं। और मैं चाहूंगा कोई भी व्यक्ति अपना कोई कारोबार करना चाहता है, उसके प्रशिक्षण को लेकर के और वह इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकता है। ये सभी कार्यक्रम हैं जिन्हें हम आगे बढ़ा सकते हैं। जब हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं तो देश और दुनिया इस बात से अचंभित होगी, क्या एक सामान्य मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में एक गरीब घर में पैदा होकर के और दुनिया की उच्चतम डिग्री हासिल करके उन कोटि कोटि लोगों के जीवन में जो वंचित थे, अभाव से ग्रसित थे, जिनके साथ मानवीय व्यवहार भी नहीं हो पाता था, उन लोगों के न्याय के पुरोधा के रूप में लोगों के लिए पूजनीय बन जाए। आज की पीढ़ी इस बात को सुनती है, दुनिया इन बातों को सुनती है, तो उन सबको लगता है कि एक सामान्य मनुष्य नहीं बल्कि एक महामानव रहा होगा, और वो महामानव कोई और नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिनकी पावन जयंती के कार्यक्रम के साथ आज हम सब यहां जुड़ रहे हैं। (1891) में मध्य प्रदेश के मऊ में उनका जन्म होता है और जन्म लेने के बाद उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अर्जित करने और आगे की पढ़ाई के लिए जब कार्य करने के लिए मन में उनकी विलक्षण बुद्धि, कुछ करने की एक तमन्ना का ये भाव जो उनके मन में था, इस कार्यक्रम के साथ जब वो जुड़े तो उच्च शिक्षा के लिए
उच्च डिग्री हासिल करने के लिए उन्होंने इंग्लैंड की ओर प्रस्थान करने का निश्चय किया, लेकिन पैसा नहीं था। महाराजा बड़ौदा ने एक स्कॉलरशिप दी, वे वहां गए और दुनिया की उच्चतम शिक्षा की डिग्री हासिल करके वे वापस भारत में आए। एक ही संकल्प था, अपने लिए नहीं, इन कोटि कोटि मानवों को उनका मानव होने का अधिकार दिलाना है। उन वंचितों और दलितों को उनका अधिकार दिलाने के लिए कार्य करना है। इसके लिए आजादी की लड़ाई से लेकर के न केवल देश की आजादी के लिए बल्कि इन नागरिकों की आजादी के लिए भी में कार्य करना है। और उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए बाबा साहब देश की आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। बहनों और भाइयों, स्वतंत्र भारत में देश के पहली सरकार में उन्हें जब संविधान सभा 1946 में गठित होती है, जिसके बारे में चर्चा श्री बृजलाल जी भी कर रहे थे, संविधान सभा के माध्यम से गठित पहली जो संगठित सरकार थी, उस सरकार के न्याय मंत्री के रूप में उन्हें कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ और फिर उन्होंने इन कार्यक्रमों को जिस रूप में आगे बढ़ाया। भारत का संविधान आज भी भारत के नागरिकों को उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ने की सामर्थ्य रखता है। जो लोग भारत की एकता के पक्षधर नहीं थे, वे लोग इस बात के लिए हंसते थे कि भारत स्वतंत्र तो हो रहा है लेकिन एकजुट नहीं रह पाएगा। उनकी मनसा धरी की धरी रह गई। भारत आज भी देखते होंगे 140 करोड़ लोग लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक एकता के सूत्र में बंध करके दुनिया के लिए सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में अपनी धाक जमाया हुआ है। ये सब संभव हो पाया भारत के संविधान के कारण, जो जिस संविधान के शिल्पी के रूप में हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आज हर व्यक्ति स्मरण करता है।